dear student, myself Ashish Singh, chemistry faculty from Praxis Vidyapit Dhudoli Basti. Dear student, in this video lecture we will discuss about the next property of the metal and non-metal. Basically chemical properties पर हम सब डिस्कस कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया है और वो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस वीडियो गई है उस वीडियो में हमने इस बात को कवर कर लिया है कि जो मेटल एंड नॉन मेटल होता है उसके ऑक्साइड का नेचर किस तरीके का होता है। सबसे पहले आप जानिए कि एक बार मैं उसको रिकैप करके आपको फिर से बता देता हूं कि जो प्रीवियस वीडियो गई है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। जो हमारा मेटल होता है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेटल के ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए था कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। इसको हम कैसे समझ सकते थे, इसको मैंने आपको बताया था कि यू कैन चेक दिस प्रोसीजर बाय 2 स्टेप। इसको आप 2 स्टेप से इस प्रोसीजर को चेक कर सकते थे। पहला प्रोसीजर हमारा ये होता था कि सपोज दैट एमओ ऐसे होता था, एम का मतलब कि यहाँ कोई मेटल होता था। मेटल मतलब कि कोई ऐसा मेटल जो कहीं ना कहीं सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 2 होगी, वैलेंसी 2 होगी, तो जिसकी वैलेंसी 2 होगी और जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता होगा वही कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। और जब यहाँ पे एमओ क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है, तो ये बेसिकली आप जानते हैं कि ये MOH का होल ट्वाइस मीन्स की मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और जिसका नेचर आपको ऑलरेडी पता है कि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे जहाँ मैं M लिखा हूँ तो यहाँ M इक्वल टू मेटल, मतलब कि यहाँ पे कोई मेटल हो सकता है। अब यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया कि MgO का मतलब, अब जैसे Mg क्या है, यहाँ पे एक मेटल है, ऑलरेडी आपको पता है Mg क्या है, मेटल है। कैसे जानेंगे, Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। कितना होता है, 12। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, कितना 2। देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इसका वैलेंस सेल है, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बैलेंस सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, डबल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कंटेन करेगा। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8। इसका ऑक्टेट फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपको बॉन्डिंग पढ़ाई है ऑलरेडी, तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड आफ्टर दैट जब ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब आप सोचिए कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या बेसिक है कि नहीं है। कैसे हम समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे बेस होते हैं वो OH- ग्रुप कंटेनिंग स्पीसीज होते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन को कंटेन करते हैं। जो भी हाइड्रोक्सिल आयन को कंटेन करेंगे, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोक्सिल आयन को कंटेन करेंगे वो हमारा नेचर में क्या होंगे, बेसिक होंगे। लेकिन ऐसे ग्रुप जो H+ आयन को कंटेन करेंगे, मीन्स की हाइड्रोजन आयन को कंटेन करेंगे। किसको कंटेन करेंगे, हाइड्रोजन आयन को। जो हाइड्रोजन आयन को कंटेन करेंगे उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर होगा एसिडिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। इस बात को हम अभी फर्स्ट रिएक्शन से जैसे हमने समझा, इस चीज को एक और माध्यम से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा मेटल होता है उसका जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर बेसिक होता है। इसको एक और माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन इस तरीके की भी हो सकती है। हमने ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन जो है ऑलरेडी डिस्कस करके सभी बच्चों को एक बार बताई भी है, लेकिन एक बार फिर से समझिए कि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में हम उदासीनीकरण बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस होती है ये क्या होती है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं।
न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है उदासीनीकरण। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ये है क्या, ये कौन सी चीज है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसका एक प्रोसीजर होता है कि जब एसिड और बेस, जो हमारा एसिड होता है और जो बेस होता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? साल्ट और वाटर का। तो इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप इस बात को समझिए, जैसे यहाँ पे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लूँ और यहाँ पे किसी एक बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, अब दोनों के बीच आयन की एक्सचेंजिंग होगी। ये एक रिएक्शन होती है जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयन की एक्सचेंजिंग होती है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव का पोर्शन है इसके निगेटिव के, और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के पोर्शन के साथ क्या होगा? कंबाइन होगा। एंड आफ्टर दैट किसका फॉर्मेशन करेगा? साल्ट, जो कि आपका पता है कि NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड, हमारा साल्ट है, और इसी के साथ हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? डाउन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि जैसे यहाँ पे कोई एसिड है, अगर एक छोटी सी बात है, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई एसिड है, तो अगर ये एसिड है तो इस एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? यहाँ पे अगर कोई एसिड है तो इस एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? इस एसिड को कोई अगर न्यूट्रलाइज करेगा तो इसका मतलब कि यहाँ कोई ना कोई बेस आना क्या है? तय है। जब तक यहाँ कोई बेस नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे कोई बेस नहीं आएगा, तब तक ये कहीं ना कहीं एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई बेस, जैसे हम चाहे इसको यहाँ पे NaOH ले लें, अगर मैं यहाँ पे NaOH ले लेता हूँ तो यहाँ पे NaCl एंड यहाँ पे H2O बन जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं HCl ही है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं KOH ले रहा हूँ तो यहाँ पे KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड एज वेल एज H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एसिड को अगर कोई न्यूट्रलाइज करेगा तो बेस न्यूट्रलाइज करेगा, बेस को कोई न्यूट्रलाइज करेगा तो एसिड न्यूट्रलाइज करेगा। तो इससे भी हमको पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड किस तरीके के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड का क्या प्रोसीजर होता है, उसको हमको थोड़ा सा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। कैसे हम समझ सकते थे? जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, इनका जो नेचर होता है ये हमारा एसिडिक नेचर होता है। होता कैसे एसिडिक है, इस बात को हम समझेंगे। रियलिटी क्या होती है, जैसे कि कार्बन की हम बात कर ले, कार्बन एक नॉन मेटल है, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसकी अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अगर मैं सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूं तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब इन दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि ये दोनों एयर में पाए जाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में पाया जाता है और कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड भी एयर में होता है। तो आप सोचिए ये दोनों जब वाटर के साथ कंबाइन होते हैं, किसके साथ कंबाइन होते हैं? वाटर के साथ। जब वर्षा होती है उसके साथ जब कंबाइन होते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? एसिड रेन का। और एसिड रेन का मैं बताऊं आपको कि एसिड रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। वैसे रियलिटी में एसिडिक नहीं होता है, लेकिन जब वो क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन हो लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? एसिड रेन का। और एसिड रेन आपको पता है कि एसिडिक है। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी?
ये जो हमारे मेटल्स होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर हम मेटल की बात करते हैं, इधर देखिए, ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, डोनेट करने की। जैसे कि एक रिएक्शन के माध्यम से इस बात को समझिए, जैसे कि सोडियम है। अब सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पर क्या आएगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि सोडियम जो है नेचर में कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम क्या करेगा, डबल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसका मतलब मैग्नीशियम भी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में है। तो जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेचर में इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाओ। जैसे कि क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Cl निगेटिव आयन बनाएगा। यहाँ पे मैं सल्फर की बात करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सल्फर पर डबल नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेगा। तो ये दोनों किस नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर में होता है। एक पॉइंट अब हम समझते हैं कि कौन सा ये जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं कि रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन फैक्ट। आपको एक छोटी सी बात है, ये आपको हायर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाई जाएगी। एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकंड टॉपिक है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाएगी कि ये क्या होता है। जब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो किस तरीके से रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये बात आपको तब तक नहीं समझ में आएगी। क्यों, लेकिन इस बात को आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि मेटल्स रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। क्योंकि जिसका भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जिसका भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे +1 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किस रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। और इसमें देखिए, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितनी थी, 0 थी, और यहाँ पे कितनी होगी, -1। इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जिसका किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन होता है वो किसकी तरीके से बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। तो अभी आपको पता हो गया कि जो मेटल्स होते हैं नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं नेचर में इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने समझा कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। कैसे रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट बिहेव करता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करता है, बिहेव करता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म होता है। जिस भी बच्चे को इस चैप्टर को समझने में कहीं दिक्कत हुई है उसका एक बेसिक प्रॉब्लम है कि बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आना, बच्चे को पीरियाडिक टेबल की सही से अंडरस्टैंडिंग ना होना। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो हम पीरियाडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।